तनीषा एक गरीब घर में पली बढ़ी लड़की थी जो हमेशा से ही बड़े घर में और अमीरी में रहना चाहती थी। लेकिन बदकिस्मती से बेचारी की शादी भी एक गरीब घर में ही हो गई। उससे बुरी बात तो ये थी कि जिस घर में उसकी शादी हुई थी वहाँ उसे हमेशा घूंघट में ही रहना पड़ता। ऐसी एक दिन तनीषा अपनी सास रेखा से बोलती है, माँ जी, मुझसे ना ये घूंघट नहीं किया जाता। अगर आप परमिशन दे तो मैं ये घूंघट उठा दूं क्या? अरे जान जाए पर घूंघट ना उठे बहू। तू भूल गई, घूंघट करना हमारे घर की बहू की मान मर्यादा का प्रतीक है। पर माँ जी, इस घूंघट के चक्कर में कई चीजें करने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे धरती फटे आसमान फटे, घूंघट नहीं उठेगा। तेरा जो करना है कर ले, तुझे घूंघट के साथ ही यही सब करना पड़ेगा। रेखा की बात सुनकर तनीषा गुस्से में वहाँ से धमकती हुई चली तो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सारी बातें रह जाती हैं, क्योंकि तनीषा को तो हमेशा से ही अपनी जिंदगी को खुलकर जीना था। इसलिए वो घूंघट उसे किसी जेल से कम नहीं लग रहा था। जो उसने बचपन से सोचा था वो कभी पूरा ही नहीं हो पाया। ये तो वही बात हो गई कि कंगाली में आटा गीला। पहले भी गरीब थी और अब भी बेचारी गरीब ही रह गई। और ऐसे एक दिन तनीषा का पति राजीव उससे बोलता है, सुनो तनीषा, कल मेरे चाचा का बेटा हमारे घर पर रहने के लिए आ रहा है कुछ दिनों के लिए। जी ठीक है, आने दो। हाँ, वो बचपन से शहर में रहा है, वहीं पर पढ़ा लिखा है और बड़ा भी वहीं हुआ है। हम जैसा नहीं है वो। मुझे क्या लेना देना कि वो कैसा भी हो, मुझे तो बस इस घूंघट में रहना है और क्या। अरे तुम बस मेरे भाई की खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। उसे कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि भाभी अच्छी नहीं है। जी ठीक है, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी आपकी भाई की आओ भगत में। ऐसे ही अगले दिन शहर से राजीव का भाई सुनील आ जाता है, जो कि एक पढ़ा लिखा और बहुत ही पैसे वाला लड़का था। भैया जरा भाभी को बुलाओ, मैं भी थोड़ा भाभी को तार लूं। मेरा मतलब है कि भाभी से मिलूं और जानूं कि कैसी हैं वो। अरे आ रही है बस तेरी भाभी, रुक जा, आवाज देती हूँ। तनीषा, ओ तनीषा बहू, कहाँ है? जल्दी आ जा। नमस्ते देवर जी। अरे भाभी जी, ये क्या है? मैं आया और आपने घूंघट कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी काम चलता है। अरे मैं छोटा हूँ आपसे, मैं तो आपका चेहरा देख सकता हूँ। अरे क्यों किया है घूंघट? हटाइए ना, मुझे अपना चेहरा दिखाइए। अरे बहू का घूंघट नहीं उठेगा बेटा, घूंघट तो बहू की मान मर्यादा है। अरे मेरी प्यारी बड़ी माँ, ये क्या कर रही हैं आप? अरे भाभी अभी नए जमाने की है, उनको रहने दीजिए ना ऐसे ही। ये क्या बंदिशों में लगाकर, परंपराओं में लगाकर उनकी जिंदगी खराब कर रही हैं। क्या बात है, पहली बार तो कोई मेरे लिए बोला, पर इस घूंघट को उठाकर अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? ऐसे ही सभी लोग बातचीत करते हैं। सुनील भी अपने कमरे में चला जाता है। कुछ देर बाद जब तनीषा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी सुनील तनीषा के पास जाता है। सुनील को रसोई में आता देखकर तनीषा जल्दी से घूंघट लेती है और सुनील बोलता है, अरे भाभी क्या कर रही हो आप? घूंघट करने की जरूरत नहीं है, आसपास कोई नहीं है। नहीं, अगर माँ जी ने देख लिया ना तो आपको तो कुछ नहीं कहेंगी, पर मुझे बहुत कुछ कह देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, एक बार घूंघट हटा दीजिए और अपना चेहरा दिखा दीजिए मुझे। अच्छा ठीक है, दिखाती हूँ, रुको। इतना कहकर तनीषा अपना घूंघट उठाती है और घूंघट के नीचे था तनीषा का बला का खूबसूरत चेहरा, जिसे देखकर सुनील तो बहुत ही खुश हो गया और वो उससे बोला, वाह भाभी, क्या मस्त माल हो आप। मेरा मतलब है कि इतनी कमाल हो आप। अरे कितनी अच्छी लग रही हो, इतनी सुंदर हो आप। हाय हाय, मन तो कर रहा है, मन कर रहा है मेरा कि मैं मन कर रहा है आपके साथ बहुत सारी बातें करूं। आपका शुक्रिया देवर जी। भाभी ये देवर मत बोलिए, वरना ना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप ना मुझे ना मेरे नाम से बुलाइए, क्योंकि अगर आप जैसी हसीन, मेरा मतलब है कि आप जैसी कातिल कटरीना, मेरा मतलब है कि आप जैसी सुंदर इंसान अगर मुझे मेरे नाम से बुलाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप जब मेरा नाम बोलोगी ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। आप अच्छे विचारों वाले हैं। मुझे भी आपकी जैसे किसी लड़की की तलाश थी, पर पता नहीं मैं कहाँ आकर फंस गई। अरे कोई बात नहीं, जब तक मैं हूँ ना, आप दिल खोल के बात कीजिएगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। खुल्लम खुल्ला बात करेंगे हम दोनों। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, आपको इंग्लिश भी आती है?
हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं इतना सा बोलना जानती हूँ। ऐसे ही दोनों ने बहुत सारी बातें की। सुनील और तनीषा एक दूसरे से अपनी बातें करते रहे। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जब से सुनील घर पर आया था, तब से घूंघट के अंदर रहकर भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मानो ऐसा हो चुका था जैसे उसे अपने मन मुताबिक कोई बात करने वाला मिल गया हो, जैसा कि वो चाहती थी। और ऐसे एक दिन तनीषा खुद से बोलती है, कितना अच्छा होता ना कि मैं हमेशा बिना घूंघट के रहती और मेरा पति सुनील होता, तो मजा ही आ जाता। मेरी तो किस्मत ही बदल जाती, पर मेरी किस्मत में इतना सुख कहाँ है। तनीषा सारी बातें खुद से कर रही होती है कि ये सारी बातें चुपचाप सुनील सुन लेता है, और तभी वो तनीषा के पास आता है और उससे बोलता है, वैसे भाभी जी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिले तो। पर कैसे? अगर किसी को पता चल गया तो? अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी तो क्या ही हो जाएगा। अरे इतने अच्छे चांद के टुकड़े को छुपा के रखेंगे तो नजर तो लगनी ही है। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, हम लोग ना नैन मटक्का करेंगे, प्यार करेंगे, रोमांस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाकी सबके आगे घूंघट रहेगा आपका, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि आपके घूंघट में शैतान है। ठीक है, तो फिर अब इस गरीब बहू के घूंघट में शैतान है, पर वो भी प्यार भरा हुआ। तनीषा की बात सुनकर सुनील तो जोर से मुस्कुराता है, और ऐसे ही सुनील और तनीषा का चक्कर चलना शुरू हो चुका था। अब मौका देखकर तनीषा जितना भी ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा टाइम सुनील को देने लगती है, और दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो जाता है। ऐसे एक दिन जब रेखा घर पर नहीं थी, तो तनीषा बेफिक्रे से घूंघट उठाकर इधर उधर घूम रही थी। तभी वहाँ पर सुनील आता है और तनीषा को गले से लगाकर बोलता है, तुम्हें ना एक बात बतानी है। वो कल मैं ना शहर जा रहा हूँ वापस। पर क्यों? किस लिए? अरे मेरी जान, मेरी बाबू, काम है तो जाना ही पड़ेगा ना मुझे। लेकिन तुम चिंता मत करो, 2-4 महीने में किसी तरह से कोई भी बहाना बनाकर मैं वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबू बस तुम मेरा इंतजार करना, और ये जो घूंघट के नीचे तुम्हारा प्यार दबा हुआ है ना, इसे बचा के रखना, पति को मत दे देना, क्योंकि 3-4 महीने तुमसे दूर रहने के बाद मुझे इसकी बहुत जरूरत होगी, तो मुझे सारा प्यार चाहिए। ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहो, पर जल्दी आना, मेरा मन नहीं लगेगा अकेले। अरे मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। ऐसे ही अगले दिन सुनील सभी को टाटा बाय बाय करके वापस से शहर चलाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, लेकिन अब तनीषा के दिल में दबे हुए जो अरमान थे वो फूट फूट कर बाहर निकलने लगे थे। आखिर बेचारी कब तक अपने दिल में ही अपने अरमानों को मार कर रहती। ऐसे एक दिन तनीषा अपने कमरे में बैठी सोचती है, अब जब मैं इस घूंघट के नीचे रहकर भी बेपर्दा बन चुकी हूँ, तो क्यों ना मैं बची हुई ख्वाहिशें भी पूरी कर लूँ। जैसे मैंने सुनील को अपने पीछे लगाया है, तो क्यों ना मैं ऐसे ही अपनी बाकी की ख्वाहिशों को भी पूरा कर लूँ, वो भी बाकी लोगों के जरिए। सोचते सोचते अब तनीषा के दिमाग में काफी कुछ चलने लगा था। एक दिन की बात है, तनीषा बाजार में अपनी सास के साथ कुछ सामान लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर वो चूड़ियों का दाम पूछते हुए बोलती है, सुनिए, ये वाली चूड़ी कितने की दे रहे हैं आप? ये वाली 500 की है। 500 बहुत ज्यादा है, अरे कम कर लो ना। इतना ही दाम है, लेना है तो लो, वरना चलते बनो। मान जाइए ना, इतनी दूर से आई हूँ सिर्फ आपकी दुकान पर चूड़ियाँ लेने के लिए। एक बार ये चूड़ियाँ दे दीजिए, फिर बार बार आया करूँगी। ये लीजिए, आप जो चाहे ले लीजिए, ये दुकान तो आपकी है। बहुत अच्छे हैं आप तो, एक बार में ही मेरी बात मान गए। ये लीजिए 100 रुपए, और ये चूड़ियाँ दे दीजिए। अगर आपके जैसे घूंघट वाली सुंदर अदाओं वाली औरत कुछ कहेगी तो बात तो माननी पड़ेगी। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। तनीषा घूंघट के नीचे रहकर भी अपनी अदाओं से लोगों को दीवाना बनाती ही रही, और अपने सारे शौक वो अपनी अदाओं से और हुस्न से पूरे करवा लेती। ऐसे ही एक दिन की बात है, रेखा किसी काम से तनीषा की अलमारी खोलती है। उसे उसमें बहुत सारी नई नई साड़ियाँ और गहने और ढेर सारा पैसा रखा हुआ मिलता है। ये सब देखकर तो रेखा हैरान ही हो जाती है। उसके दिमाग में ये आता है कि आखिर ये सब कुछ आया कहाँ से। वो तनीषा को आवाज देती है और उसको बुलाती है, तनीषा बहू, कहाँ है तू? यहाँ। हाँ जी, कहिए, क्या हो गया? ये सब क्या है? तेरी अलमारी में ये साड़ियाँ, ये गहने, ये पैसा, ये सब कहाँ से आ गया? ये सब तो मुझे मेरे मायके वालों ने दिया है।
तेरे मायके वाले तो खुद भूखे नंगे हैं, उन्होंने कहाँ से दे दिया तुझे ये सब कुछ? अरे अरे उन्होंने ही दिया है मुझे, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोल बहू, सच सच बता दे, ये सब कहाँ से लेकर आई है? कह दिया ना कि मेरे मायके वालों ने दिया है, तो उन्होंने ही दिया है। दोबारा से मेरी अलमारी को बिना पूछे हाथ मत लगाना माँ जी। इतना कहकर तनीषा गुस्से में अलमारी को बंद कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। दिन ऐसे ही गुजरे और कुछ दिनों बाद फिर से सुनील तनीषा से मिलने रेखा के घर पर आता है। ऐसे ही मौका देखकर तनीषा घूंघट उठाती है और सुनील के साथ अपनी प्यार भरी बातें करना शुरू कर देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर रेखा और राजीव आ जाते हैं। उन्हें देखते ही तनीषा घबरा जाती है और जल्दी से घूंघट करती है और सुनील के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी रेखा बोलती है, अरे अब क्या फायदा तेरे घूंघट करके बैठने का? तेरे इस घूंघट के नीचे का शैतान मैं और मेरे बेटा देख चुके हैं। बड़ी माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत मासूम हूँ। ये जो आपकी बहू है ना, ये मुझसे चिपक रही थी। मैंने मना किया, मैंने कहा भाभी दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। लेकिन ये कह रही थी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आओ आओ पास आओ, मेरे घूंघट में शैतान है और शैतान की प्यास बुझाओ। मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया इन्होंने किया है। क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरी अकेली की गलती नहीं है, सारी गलती तो तुम्हारी भी है। तनीषा, हम सब ने देख लिया है तुम क्या कर रही थी और क्या नहीं, इसलिए मेरे भाई पर झूठा इल्जाम लगाने की जरूरत मत करना। अरे मैं तो समझती थी कि मेरी बहू घूंघट करती है, अपनी मान मर्यादा में रहती है, लेकिन तू तो घूंघट करके भी इतना सब कुछ कांड करे जा रही है कि हमें पता ही नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात पर यकीन कीजिए। अरे अब क्या यकीन करना तेरी बात का, अब तो समझ में आ गया। तेरा ये इतना सारा पैसा, गहना और ये साड़ियाँ नई नई कहाँ से आ रही हैं? शर्म आनी चाहिए तुझे ये सब करते हुए। अभी के अभी अपना सामान बांधो और निकलो मायके। जो जवाब देना है वहीं जाकर देना। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। तनीषा बार बार अपनी बातें समझाने की कोशिश करती रही। वो अपनी बात भी बताने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार गलत तरीके से अपनी इच्छा और सपनों को पूरा करने के चक्कर में घूंघट के नीचे पल रहा शैतान चेहरा अब सभी के सामने आ चुका था और इस चेहरे ने तनीषा के अच्छे खासे चल रहे जीवन को जलाकर राख कर दिया। रीमा को देखने आज लड़के वाले आने वाले थे, जिसके लिए रीमा को उसकी छोटी बहन कोमल तैयार कर रही होती है। दीदी, आप आज सच में बहुत प्यारी लग रही हैं। किसी की नजर ना लगे। लगूंगी कैसे नहीं, मुझे मेरी बहन ने जो तैयार किया है। अच्छा, तेरी शादी के समय मैं भी तुझे ऐसे ही तैयार करूंगी, जब तुझे देखने लड़के वाले आएंगे। क्या दीदी, आप भी ना मेरे बारे में ना सोचो, अभी अपना सोचो बस। दोनों बहनें आपस में बातें करने में लगी थी कि तभी नीचे से उनकी माँ मधु दोनों को आवाज लगाकर नीचे आने को कहती है और कोमल अपनी बहन रीमा को लेकर नीचे आती है, जहाँ हॉल में लड़के वाले बैठे होते हैं। लड़के का नाम अंकुश था, जो कि अपनी माँ सुमन के साथ वहाँ आया हुआ था। अरे बेटा, आओ आओ यहाँ बैठो। वैसे बहन जी, आपके दोनों बेटियां बहुत प्यारी है। जी बहन जी, मैं तो दोनों की शादी एक साथ कर देती, लेकिन कोमल अभी छोटी है और उसकी पढ़ाई भी चालू है, इसलिए अभी मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी करूंगी। जी जी बहन, कायदे से तो बड़ी की होनी चाहिए पहले। अच्छा बेटा, आओ यहाँ बैठो। रीमा सुमन के पास आकर बैठ जाती है और कोमल वहीं साइड में खड़ी होती है, लेकिन अंकुश की नजरें रीमा की जगह कोमल पर टिक जाती है। कुछ देर में दोनों बच्चों से जब उनकी राय पूछी जाती है, तो दोनों शादी के लिए हाँ कर देती हैं। ये खबर सुनकर कोमल अंकुश के बगल में जाकर बैठकर उससे मजाक करते हुए कहती है, अब तो आप मेरे होने वाले जीजू हैं, तो देख लीजिएगा, बीवी के साथ इस साली के भी नखरे उठाने पड़ेंगे। जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये नखरे तो मैं खुशी खुशी उठा लूंगा। घर में हंसी मजाक का माहौल होता है। दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर देते हैं और अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। और उसकी शॉपिंग करने के लिए एक दिन अंकुश रीमा के घर आता है और मधु से कहता है, नमस्ते मम्मी जी, वो मुझे माँ ने बोला था कि हमारी तरफ से जो शादी का जोड़ा जाएगा वो रीमा की पसंद का ही हो, इसीलिए मैं उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाने के लिए आया हूँ। अरे बेटा, नेकी और पूछ पूछ, कोई नहीं, मैं अभी रीमा को बुला देती हूँ। मधु रीमा को आवाज देती है,
तो उसके साथ कोमल भी आ जाती है और उसको देखकर अंकुश बोलता है, अरे कोमल, तुम क्या करोगी अकेले घर पर? चलो तुम भी साथ चलो। अरे बेटा, घर में बहुत काम है, तुम रीमा को ले जाओ, कोमल मेरे साथ काम करवा लेगी। अरे माँ, आप चिंता मत करो, हम जल्द वापस आएंगे और मैं और कोमल मिलकर आपकी मदद कर देंगे। टेंशन मत लो आप। ठीक है, जाओ, जल्दी आना। अंकुश रीमा और कोमल के साथ मार्केट जाता है, जहाँ रीमा के लिए लहंगा लेने के लिए वो भी कोमल से पूछता है। बार बार कोमल की पसंद पर ध्यान देता है, साथ ही अपनी तरफ से कोमल को एक ड्रेस भी दिलवाता है। लेकिन रीमा ये सब देखकर बिल्कुल भी जेलस नहीं होती, बल्कि घर आने पर वो कोमल से कहती है, तेरे जीजू कितने अच्छे हैं ना कोमल। सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अंकुश जैसा जीवन साथी मिलेगा। हाँ दीदी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे जीजू ने जो मुझे ड्रेस दिलवाई थी ना, वो थोड़ी लूज है। अच्छा, तो ऐसा करना, कल जाकर अपने जीजू के साथ चेंज करवा लाना। रीमा अंकुश को फोन करके कोमल की ड्रेस के बारे में बता देती है, जिसके लिए अगले दिन सुबह सुबह अंकुश कोमल को लेने पहुंच जाता है। कोमल, कहाँ हो कोमल? आ गई जीजू। वैसे अभी तो शॉप खुली भी नहीं होगी, आप जल्दी आ गए। अरे कोई नहीं, रास्ते में जाम मिल जाएगा, फिर घर पर काम भी है ना। चलो चलते हैं। लाओ ड्रेस मुझे दे दो, मैं पकड़ लेता हूँ। अंकुश कोमल को कार में बैठाकर ले जाता है और ड्रेस बदलवाने के चक्कर में दोनों पूरा दिन साथ घूमते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक जगह बैठकर खाना खाते हैं और शाम को कोमल घर आती है, जहाँ मधु उससे कहती है, कोमल, ये समय है आने का, सुबह की गई है तू, और ये अपने बहन के होने वाले पति के साथ इतनी देर तक घूमना शोभा देता है। माँ, मैंने थोड़ी ना कहा था उन्हें कि मुझे घुमाएं। हाँ माँ, क्या हुआ? जीजा साली है, थोड़ा घुमा फिरा दिया साली को तो क्या हो गया? आप भी ना। चलो अब चलकर खाना खाकर सोते हैं, शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है अभी। रीमा अपनी माँ और बहन के साथ खाना खाती है और सो जाती है। कुछ दिनों में शादी थी, इसीलिए शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। लेकिन दूसरी तरफ कोमल अब ज्यादातर अपने फोन में लगी रहती, रात रात तक ना जाने छुप छुप कर किससे बातें करती। एक रात शादी से एक हफ्ता पहले कोमल छत पर किसी से बात करने में लगी होती है। कब करोगे कुछ? समय नहीं बचा है ज्यादा। कोमल किसी से बात करने में लगी थी कि तभी वहाँ पर रीमा आ जाती है और कोमल को इतनी रात पर छत पर देखकर कहती है, कोमल, यहाँ क्या कर रही है तू और बात किससे कर रही है? वो दीदी मेरी दोस्त है, उसको मैंने अपना एक ब्लाउज दिया था सिलने के लिए। वो कह रही है कि शादी तक नहीं दे पाएगी, इसलिए उससे ही बात कर रही थी। ला मैं बात करूं, बोलती हूँ जल्दी सिल देगी। नहीं दीदी, चलो नीचे, हो गई बात। कह रही थी कि सिल देगी वो। चलो चलकर सोते हैं। कोमल कुछ छुपा रही थी, लेकिन रीमा को उस पर जरा सा भी शक नहीं होता। सुबह सुबह शादी की तैयारियों के बीच मधु को रीमा के ससुराल से फोन आता है और वो गुस्से में कहती है, ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? पागल हो क्या? कोई कारण होता है क्या शादी तोड़ने का? सब कुछ मर्जी से ही तय हुआ था। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा मत करिए। मुझे माफ कर दीजिए बहन जी, लेकिन मेरे बेटे ने मना कर दिया कि अब वो ये शादी नहीं करना चाहता और मैंने जबरदस्ती की तो वो खुद को मार लेगा। मुझे माफ करना। बहन जी सुनिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बहन जी। मधु की बात सुनकर रीमा और कोमल वहाँ आते हैं, जिसके बाद मधु के मुंह से पूरी बात सुनकर रीमा को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वो रोने लगती है। तभी कोमल उसे संभालते हुए कहती है, दीदी संभालो खुद को, आपके नसीब में कोई अच्छा होगा। खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक फोन कॉल करने के बाद बदल सा जाता है। शादी की सारी तैयारियां रुक जाती है। रीमा की हालत भी खराब होती है। जब से शादी टूटी थी वो ना ही कुछ खा रही थी और ना पी रही थी। उसकी ये हालत देखकर मधु कोमल से कहती है, ऐसा ही हाल रहा तो मुझे तो डर है रीमा खुद को कुछ कर न ले। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, हम दीदी को संभालेंगे। कोमल के इतना बोलते ही पास में रखा उसका फोन बजता है, जिसे लेकर वो बाहर जाते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ मैं अभी आती हूँ। कोमल साइड जाकर फोन पिक करती है और कहती है, क्या हुआ? क्या घर के बाहर आए हो? पागल हो क्या तुम मर पाओगे, मैं अभी आती हूँ। कोमल इतना बोलकर घर से बाहर जाती है तो वहीं अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी रीमा बाहर कोमल को एक गाड़ी के पास जाते हुए देखकर खुद से कहती है, ये कौन है जिससे कोमल मिलने जा रही है? ये गाड़ी तो देखी देखी सी लग रही है।
अंकुश, दीदी की हालत खराब है। तुमने शादी तोड़ दी इसलिए उनको सदमा लगा है। तो बताओ क्या करता। माना मैंने शादी के लिए तुम्हारी बहन को पसंद किया था, लेकिन तुम्हारे साथ वक्त बिता के मुझे तुमसे प्यार हो गया। तुम बना लेती मुझे अपना जीजा। नहीं, वो तो नहीं बनाती। कोमल इससे आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही वहाँ रीमा तालियां बजाते हुए आती है। वाह वाह, क्या सीन है। बहन भी उल्टा निकल सकती है, आज पता चला। कोमल, तुझे शर्म नहीं आई अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए? और अंकुश तुम, अरे कैसे इंसान हो, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। अरे तुम जैसे लोगों को रिश्तों का मतलब भी पता है? दीदी, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस अंकुश से बात करना पसंद था। बातों बातों में प्यार कब हो गया मुझे नहीं पता चला। कोमल के इस बात पर रीमा उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है, मन तो कर रहा है कि तुझे जान से मार दूं। तेरे जैसी बहन होने से अच्छा था कि मेरी कोई बहन ही ना होती। जो लड़की अपनी ही बहन के होने वाले पति पर नजर रख सकती है, वो और कितना नीचे गिर सकती है, इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। कोमल की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तुम तो चुप ही रहो। सुना है तुम्हारी बहन दूसरे शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। कल को अगर उसके साथ ऐसा होगा ना, तब तुम्हें समझ आएगी। इससे पहले मैं तुम दोनों को कुछ और सुनाऊं, चले जाओ यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे माँ से बात करनी होगी दीदी। आप गुस्से में हैं लेकिन माँ समझेंगी। कोमल की बात सुनकर रीमा के पीछे आई मधु, जो ये सब देख और सुन चुकी थी। वो कोमल के सामने आकर उसे एक थप्पड़ लगाते हुए कहती है, चली जा इस घर से। एक लड़के के लिए तूने अपने सगे रिश्ते को धोखा दिया है। तेरी जैसी बेटी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रामू के पड़ोस में रहने वाला धनी सेठ था तो पहले उसी की तरह गरीब, लेकिन एकदम से उसने अपने झोपड़े को महल बना लिया था। ये कई सालों पहले की बात थी। अब तो धनी सेठ न सिर्फ नाम से ही बल्कि अपने काम से भी अमीर हो चुका था, क्योंकि धनी सेठ के पास इतना पैसा था कि वो अपने पैसे ब्याज पर भी लगाया करता था। एक रोज रामू अपने आंगन में बैठा अपने हाथ वाला पंखा कर रहा होता है। तभी रामू की बीवी जो चूल्हे पर रोटी बना रही थी, वो अपने पति से कहती है, जी हम गरीबों की किस्मत भी कैसी है ना, कितना मेहनत करना पड़ता है हम गरीबों को। अच्छा, तो तुम धनिये का घर देखकर ऐसा बोल रही हो ना? उसकी मोटर वाली टंकी में पानी भर गया होगा, इसलिए वो गिर रहा है। अब तुम मुझे ताने दोगी क्योंकि उसकी मोटर की टंकी है और हमारे पास हैंड पंप। मेरे हाथों को देखो, छाले पड़ गए हैं बचपन से हैंडपंप चलाते चलाते। लेकिन मेरी फूटी किस्मत सोचती थी कि कोई राजकुमार आएगा, लेकिन राजकुमार का तो पता नहीं, गरीबी और आ गई जिंदगी में। जैसे मैं तो सोने की थाल में पैदा हुआ था। मुझे भी हल चलाना पड़ता है भाई, कस्सी चलानी पड़ती है। ये देखो मेरे हाथों में छाले निकल जाते हैं। जिसे तुम धनिया कह रहे हो, पहले वो भी हल बैल भैंस सब चलाता था, लेकिन अब तो वो तुम्हें पहचानता भी नहीं है। चंपा खाना बनाते हुए अपने पति से कहती है, सुनो, तुम जाओ ना, बोलो अपने धनिया को एक बोतल ठंडा पानी दे दे, मेरा गला सूख रहा है। ना, मैं नहीं जाता उस चोर के घर। मुझे मत कहा करो ये सब काम। खाना बनाने के बाद चंपा खुद ही धनी सेठ के घर जाती है और दरवाजे से ही आवाज लगाती है, जी सुषमा दीदी, एक बोतल पानी का मिलेगा क्या? वो क्या है ना, चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ तो बहुत गर्मी लग रही है और प्यास भी। रुक, यही रहियो, धनिया घर पर ही है, मैं अभी लाती हूँ तेरे लिए ठंडा पानी। अब जब तक सुषमा पानी लाने जाती है, तब तक धनी सेठ वहाँ आ जाता है और उसे देखकर चंपा भाग जाती है। तभी सुषमा वहाँ पानी लेकर आती है और ये देखकर धनी सेठ कहता है, तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है, इन भूखे नंगों को खाना पीना मत दिया करो। ये सब मेरी मेहनत का है, ना कि उस गरीब की मेहनत का। उन्हें क्या पता कि मेहनत क्या होती है, अमीरी किस चिड़िया के नाम है वो क्या जाने। ये सुनने के बाद सुषमा भी पानी की बोतल लेकर अंदर जाते हुए मन ही मन सोचती है, मेहनत से तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सच में इनकी मेहनत की ही कमाई हो। अब गर्मी का मारा रामू बेचारा पास में ही हो रही शादी के टेंट से एक फराटे वाला पंखा लेकर आता है, जो आवाज तो बहुत करता है लेकिन गर्मी की कमी का एहसास दिलाता है और चंपा को थोड़ी राहत भी पहुंचती है। लेकिन अब देर रात रामू को नींद नहीं आती। वो अपनी छत पर जाता है और जैसे ही अंगड़ाई लेता है, वो सामने धनिया के बालकनी में एसी लगा हुआ देखता है। ये देखकर रामू खुद से कहता है,
क्या किस्मत है, ऊपर वाले मेरे साथ पला बड़ा मेरा चड्डी बड्डी दोस्त आज महलों का राजा बना हुआ है, और मैं यहाँ पर झोपड़ी का भिखारी। उसके पास एसी, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, और मेरे पास क्या। कुछ देर बाद अब जैसे ही रामू उठता है वैसे ही रामू की पत्नी चंपा अपने पति के लिए गर्म चाय लाती है, और जैसे ही चटाई पर बैठा रामू अपनी दोस्त के घर की तरफ मुंह किए चाय पी रहा था, तभी वो देखता है कि उसके दोस्त धनिया के लिए उसकी पत्नी कई रंग का जूस लेकर आई है, वो भी ट्रे में। साथ ही उस ट्रे में फल भी थे। ये देखकर रामू अपनी चाय को देखता है और कहता है, सुबह सुबह ये गर्मी, ऊपर से ये गरीबी का रोना, और कब मिलेगा मुझे चैन से सोना। सोना मिले न मिले, गोल्ड मिल जाए बस। अब रामू नीचे आता है तो वो धनिया यानी धनी सेठ की आवाज सुन लेता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा मोटर चला दो, पौधों में पानी देकर मुझे भी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। अरे चंपा कहाँ चली गई? अरे मैं नहा रहा हूँ, तू हैंडपंप चला दे कम से कम। इतनी गर्मी में थोड़ा ठंडे पानी से नहाऊंगा तो दिमाग भी ठंडा रहेगा। अब इतना सुनकर गर्मी में खाना बना रही चंपा रामू को ग्लास फेंक कर मारती है, और अपनी बीवी से मार खाने के बाद रामू खुद हैंडपंप चलाता हुआ खुद से कहता है, गरीबों की तो बीवियां भी इज्जत नहीं देती, साला किस्मत कहाँ साथ देगी। चल रामू, अब खुद से पानी बाल्टी में डाल और नहा ले। अब रामू खुद से बाल्टी में पानी भर भर कर नहाता है, और तो और अब रामू अपने काम के लिए निकलता है और पैदल ही कई किलोमीटर का सफर तय करता है। और आज भी तेज गर्मी की धूप में रामू को अपना सफर तय करके काम पर जाना था, लेकिन कुछ दूरी पर ही रामू चला था कि तभी वो देखता है कि एक 4 चक्के की लंबी सी कार उसके पास आकर रुकी है। अब कौन ये अमीर ज्यादा है जो मेरी गरीबी का मजाक उड़ा जाता है? अब रामू देखता है कि कार के काले शीशे हटने के बाद धनी सेठ रामू से बोल रहा है, आजा रामू, बैठ जा, नुक्कड़ पर जाना है ना तुझे, वहाँ तक छोड़ देता हूँ। अरे जी मैं चला जाऊंगा, आप दिक्कत मत करो। आपको प्रॉब्लम में देखकर मेरे आंसू निकल आते हैं। अरे रामू, ऐसी कोई बात नहीं है, आजा बैठ जा, मैं तुझे छोड़ देता हूँ, मैं भी वहीं जा रहा था। अब रामू धनी सेठ की कार में जैसे ही बैठता है वैसे ही कार चलने के बाद धनी सेठ रामू को सुनाते हुए कहता है, सोचा आज गरीबों का भला कर दूं। एक तो गर्मी है, ऊपर से तू दिख गया तो सोचा बिठा ही लेता हूँ, इसलिए बिठा लिया, तू ज्यादा सोचा मत कर। ये सुनकर रामू को बुरा तो लगता है, लेकिन कार में बैठने के बाद ठंडी ठंडी हवा और राहत देखकर रामू अपने मन ही मन सोचता है, ऐसा लग रहा है कि जन्नत की सैर कर रहा हूँ। ये कार भी क्या चीज है? बे भगवान, कुछ भी कर, अमीर बना दे बस। अब रामू ये सोच ही रहा था कि धनी सेठ रामू को कहता है, आ गया नुक्कड़, अब देख क्या रहा है, चल उतर, हट उठ। अब रामू कार से उतर जाता है और कुछ दूर चलकर अपने काम पर चला जाता है, लेकिन फिर से रामू का वही हाल हो जाता है, जिस वजह से रामू खुद से कहता है, वाह ऊपर वाले तेरी माया, फिर मेरा वही हाल कर दिखाया। अरे जब अमीरी देनी ही नहीं थी तो दिखाई ही क्यों? अब देर शाम रामू अपने काम पर से आता है तो अपने दरवाजे पर खाट लगाकर ताड़ी पी रहा होता है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त धनिया पर जाती है, जो कि अपने गार्डन में टेबल लगाता है और उसका नौकर महंगी दारू की बोतल और बर्फ की ट्रे रखकर उसके सामने से चला जाता है, जिसे ठंडा कर अब धनिया पी रहा था, लेकिन इधर रामू खोलती हुई ताड़ी पी रहा था। अब रामू ये देखकर खुद से कहता है, तू अपन गरीब लोगन की शान है, जो मजा तुझे पीने में आता है वो कहाँ स्कॉच पीने में आता होगा। धनिया तू क्या है मेरे आगे? धनिया मुर्दाबाद, चल। रामू अपने दरवाजे पर ताड़ी पीते हुए शोर मचाने लगता है। तभी चंपा आती है और रामू को घर में लेकर जाती है। अब अगली सुबह रामू उठकर शाम के जलवान के लिए लकड़ी काट रहा होता है। तभी वो देखता है कि धनिया छाता लगाकर खेतों में मजदूरों से काम करवा रहा है, और ये देखकर रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो देखो धनिया को देखो, जब हम बच्चे थे ना तो धूप में खेलते थे,
काला कलूटा हो गया था धूप में खेल के तुम्हारा धनिया, लेकिन अब देखो पैसा आने के बाद इसकी फितरत बदल गई, रंग बदल गया, चाल बदल गई, ढाल बदल गई। अरे इतनी जल्दी तो सरकार भी नहीं बदलती। अरे सरकार छोड़ो, मैं कच्चा नहीं बदल पाता इतनी जल्दी। मोदी जी थोड़ी हमार भी सुन लो। वैसे आपने कभी बताया नहीं कि आपका धनिया इतना अमीर कैसे हुआ जो इसने कार घर सब ले लिया। अरे सब कुदरत का करिश्मा है चंपा, बड़ी ही लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में बताऊंगा कैसे ये हरामी धनिया जो आज खुद को धनी सेठ कहलवाता है ना, ये कैसे बना, क्या किया इसने। अभी तो अपनी गरीबी की जिंदगी ही खुशी खुशी बिता लेते हैं हम। महेश काफी गरीब था, वो अपने घर का एक वक्त का खर्चा चला पाता यही बहुत था। लेकिन महेश की मजबूरी उसके घर में उसका 9 साल का बेटा और पत्नी चंदा नहीं समझ पाते थे। उनकी हर रोज की फरमाइशें जारी रहती, जिसमें से कुछ तो महेश पूरी कर देता, लेकिन कुछ वो पूरी नहीं कर पाता। अब एक रोज देर रात महेश थका हारा घर आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके घर का गेट खुला है, लेकिन घर पर कोई नहीं है। ये देखकर महेश अपने बेटे और बीवी को आवाज लगाता है, चंदा, रवि, कहाँ हो तुम लोग? ना जाने बिना बताए ये लोग घर का गेट खोलकर कहाँ को चले जाते हैं। अब महेश हाथ मुंह धोकर फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। और तो और अब महेश अपनी पड़ोसन विमला के घर जाता है, तो वो देखता है कि उसकी बीवी और बेटा वहीं बैठकर टीवी देख रहे हैं। अब विमला महेश को देखकर कहती है, बेटा महेश आ गया काम से, ये रही तेरी बीवी चंदा, आज शाम से यही है सब। अरे मुझे तो समझ नहीं आता, टीवी हो गया कि बवाल हो गया। जब देखो तब टीवी में खुद तो घुसी ही रहती हो, और तो और इसे भी नालायक बना दिया है। चैन से जीने भी नहीं दोगे तुम। खाना तो था ही घर पर, खाकर सो जाते ना। इतनी अच्छी फिल्म चल रही थी यहाँ पर। हाँ पापा, आपको भी अभी आना था, कितना मजा आ रहा था। चुप करके घर चलो और तुम खाना बनाओ, मैं सुबह का खाना नहीं खाऊंगा, समझी? चंदा अपनी पड़ोसन विमला के घर में अपने घर का कामकाज छोड़कर टीवी देखने में लगी हुई थी। उसे कोई मतलब नहीं था कि वो भूखा सो जाए या फिर उसका बेटा भूखा सो जाए। उसे एक बार टीवी के पास बैठने के बाद 2-3 घंटे कोई नहीं उठा सकता था। महेश अपनी बीवी की इस आदत से बहुत परेशान था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अपनी बीवी को समझा देता, लेकिन फिर भी उसका रवैया वही रहता। अब अगली सुबह महेश जब काम पर जाने लगता है तो अपने बेटे रवि से कहता है, ठीक से स्कूल जाना और समय पर घर लौटना। पापा, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज ना टार्ज़न मूवी आने वाली है टीवी पर। विमला आंटी के घर मुझे समय से जाना है, वरना मेरी मूवी छूट जाएगी। मैं चलता हूँ पापा, अभी के लिए टाटा बाय बाय। देखो ये तुम्हारी आदतों की वजह से इतना बिगड़ गया है। तुमने इसे कुछ सिखाया होता ना तो आज ये अपने बाप से ऐसे बोल कर नहीं जाता। यही उम्र है खेलने कूदने की, जाने दो, बच्चा है जी। अरे यही उम्र है पढ़ने लिखने की, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। कल को ये भी मेरी तरह किसी का काम करेगा। आपको इतना कहा कि टीवी ला दो, लेकिन मेरी कौन सुनता है। अब तुम नहीं सुनोगे तो मुझे विमला आंटी के पास मजबूरन जाना ही पड़ता है ना। अगर तुम टीवी ला दो तो मैं रवि को विमला आंटी के पास जाने भी ना दूं और उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी। कहाँ से लाऊं इतना महंगा टीवी? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, इस गरीबी में मैं अपना घर कैसे चलाऊं। अब महेश सोचते हुए काम पर जाता है और काम करते हुए भी बहुत परेशान रहता है। और महेश को परेशान देखकर उसका मालिक उससे कहता है, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? साहब, मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, उसे पढ़ने के लिए कहता हूँ तो वो पड़ोसन के घर जाकर टीवी देखने लगता है, और मैंने उसे वहाँ जाने से मना किया तो कहता है पहले घर में टीवी लाओ तभी पढ़ूंगा। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मेरे स्टोर रूम में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ा हुआ है, आज ही उसे अपने घर ले जाना। अब महेश तो अपने घर टीवी लाने ही वाला था, लेकिन इधर विमला चंदा से परेशान थी, जिस वजह से वो टीवी का केबल ही निकाल देती है और सबको कहती है कि टीवी खराब हो गया। अब चंदा इधर विमला के घर टीवी न चलने की वजह से उदास तो थी ही, लेकिन तभी महेश घर पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी लेकर आता है। ये देखकर चंदा और रवि बहुत खुश हो जाते हैं और चंदा अपने पति महेश को कहती है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे लिए टीवी लेकर आओगे।
हाँ हाँ ले आया, वरना तुम लोगों को तो विमला काकी के घर रहने में बड़ा मजा आता है। उनकी तो आप बात ही मत करो। आज जब मैं टीवी देखने गई तो उन्होंने टीवी का केबल ही निकाल दिया और फिर हम सब वहाँ से चले आए। मैंने सोचा ही था कि अब नहीं जाऊंगी मैं विमला काकी के घर। अब महेश जैसे ही टीवी लगाता है, चंदा रवि इंतजार कर रहे थे कि टीवी चले और टीवी के सामने वो नीचे चटाई बिछाकर भी बैठ जाते हैं। और जब टीवी चलता है तो सब हैरान थे, क्योंकि टीवी तो ब्लैक एंड व्हाइट था, जिसे देखकर रवि अपने पापा से कहता है, पापा आप भी ना ये कौन सा अंधेरा से दिखने वाला टीवी लेके आ गए आप? अब तो पता ही नहीं चल रहा किसने क्या पहना है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है तो लल्ला, न जाने ये कैसा टीवी है। विमला आंटी का ही टीवी ठीक है, कम से कम सब कुछ साफ तो दिखता है। अब ये आ गया है तो घर में सब यही टीवी देखेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। जी सुनिए, लल्ला को कार्टून देखना है, जरा एंटीना हिला दीजिए, सिग्नल नहीं मिल रहा। ठीक, तुम बताना, मैं ऊपर जाता हूँ, लेकिन जल्दी करना जो भी करना, वो मुझे बाथरूम जाना है। अब महेश छत पर जाता है और जैसे ही एंटीना हिलाता है वैसे ही सिग्नल आ जाता है और छोड़ने पर चला जाता है, जिस वजह से वो महेश को 1 घंटे तक एंटीना पकड़े चंदा खड़े रहने को कहती है। लेकिन महेश को तो टॉयलेट जाना था, जिस वजह से वो एंटीना छोड़ देता है। और जब वो नीचे आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने खाना ही नहीं बनाया। अब महेश अपनी पत्नी से कहता है, क्या बात है, आज खाना भी नहीं बना है? टीवी इसलिए नहीं आया है घर में कि तुम लोग काम छोड़कर इसमें घुस जाओ। रात वाला खाना होगा, खा लो और चले जाओ काम पर, हमारी चिंता मत करो। महेश सोचता है कि उसके घर में टीवी आ जाएगा तो घर की स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन यहाँ का माहौल तो और ज्यादा बदल गया है और चंदा को काम करने का मन ही नहीं करता था और रवि को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं था। ऐसे ही समय बीतता है और रवि के स्कूल से उसके एग्जाम का रिजल्ट आता है, जिसे देखकर टीचर महेश को स्कूल बुलाकर कहती है, आपका लड़का सभी सब्जेक्ट में फेल हो गया, इसे आप घर पर पढ़ाते नहीं है क्या? यहाँ आकर बस गाने गाता रहता है और इसने एक पेपर में भी शीला की जवानी गाना लिखा है। जी मैडम, पढ़ता तो बिल्कुल नहीं है ये नालायक, लेकिन अब से मैं इसे पढ़ने लिखने के लिए जरूर कहूँगा। अब महेश को बहुत ही गुस्सा आता है कि ना तो उसका बेटा पढ़ रहा है और ना ही उसकी बीवी के घर का कामों में मन लग रहा है। और महेश घर आता है तो देखता है कि उसका बेटा रवि, उसकी बीवी और कई सारे बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। ये देखकर महेश उस ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को उठाकर पटक देता है और वो टूट जाता है। ये देखकर चंदा अपने पति से कहती है, जी क्या हुआ, कोई गलती कर दी क्या मैंने? आपने अपना गुस्सा टीवी पर क्यों निकाला? तुमने कोई गलती नहीं की, गलती तो मैंने की जो तुमसे शादी कर ली। गलती तो ये भी की मैंने कि घर में ये टीवी लगवाया ताकि तुम सुधर जाओ, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अपने इस निकम्मे बेटे से पूछो किस सब्जेक्ट में पास हुआ है ये। मेरा बेटा तो सब सब्जेक्ट में पास होगा, कैसी बात करते हैं आप? माँ, मैं ना सब सब्जेक्ट में फेल हो गया हूँ। जिस गुस्से में महेश टीवी तोड़ देता है। महेश अपने परिवार को खुश तो रखना चाहता था, लेकिन उन खुशियों का उसकी बीवी और बच्चे फायदा उठा लेते थे।